नमस्कार, जोहार दोस्तों। मेरे एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये इतिहास से जुड़ी है, पर इतना पुराना भी नहीं कि लोगों को याद न रहे। हमारे दिसोम गुरु, जिन्हें शिबू सोरेन भी कहा जाता है, उनका नाम असली में यही है, शिबू सोरेन जी। हम सभापति जी महोदय जी झारखंड इलाका जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका। कोई लोग बोलते हैं बिजली खंभा पड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है, पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम वापरक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मिथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। उन्होंने अपने संघर्ष और दृढ़ संकल्प से झारखंड को बिहार से अलग करवाया था, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी क्यों ली थी? मुगलों से हम परेशान क्यों थे? वजह एक ही है, वो हमारा शोषण करते थे, हमारी ज़मीनों को छीन लेते थे, हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज लगाया करते थे, हमारी कोई इज्जत ही नहीं हुआ करती थी, कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता था। इसलिए हमने उन सब से आज़ादी ली, हमें पसंद नहीं था। इसी प्रकार बिहार ने भी, बिहार के जितने भी महाजन लोग थे उस टाइम पे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया, झारखंड के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के लोग भड़क गए। जो ज़मींदार थे वो यहाँ खेती करवा लेते थे और उनको ज़्यादा पैसा भी नहीं देते थे। इस टाइम झारखंड के लोग बहुत ज़्यादा गरीब और अनपढ़ हुआ करते थे, उन्हें उतनी समझ ही नहीं थी कि करना क्या है। पर जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, उन्हें समझ में आता गया कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसी बीच शिबू सोरेन के पिताजी को कुछ महाजनों ने ज़मीन के लालच में आकर मार दिया और उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। शिबू सोरेन इस बात से भड़क गए। वो तभी बहुत छोटे थे। फिर उनमें एक अलग जोश आ गया और आक्रोश आ गया इन महाजनों के खिलाफ और ऐसे समाज के खिलाफ कि अपने ही घर पे, अपने ही राज्य में कोई किसी को लूट ले, ये किस हद तक सही है? दोस्तों, शिबू सोरेन ने एक बार कहा था, हम बिहार को 70% रॉयल्टी देते हैं। लालू प्रसाद यादव बताएंगे कि वह कितनी रॉयल्टी देते हैं। जब 30% रॉयल्टी देकर दूसरे लोग और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 70% रॉयल्टी देने वाले को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? अगर राजग हमारा प्रस्ताव मान ले तो उसे भी समर्थन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झारखंड में सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा वाले भी आदमी हैं और हम भी किसी को अछूता नहीं मानते। मेरे भाइयों, बात साल 2000 की है। तब बिहार जो है वो अब अविभाजित था, झारखंड से अलग नहीं हुआ था और झारखंड अलग राज्य निर्माण करने के लिए लड़ाई चल रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी अगुवाई कर रहा था। बिहार में राजद की सरकार थी और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसी साल के शुरू में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। 13 राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा की कुल 324 में से 304 सीटें जीती थी। 20 सालों पर निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली पार्टी को सबसे अधिक 123 सीटें मिली थी। सरकार बनाने के लिए अब भी 163 विधायकों का समर्थन चाहिए था, पर सरकार बनाने के लिए 163 विधायकों का समर्थन चाहिए था। कांग्रेस, बसपा, माकपा और केएसपी के समर्थन के बाद भी राजद गठबंधन के विधायकों की संख्या 156 ही हो रही थी। सरकार बनाने के लिए और 7 विधायकों का समर्थन चाहिए था। दूसरी ओर भाजपा, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के राजग गठबंधन को 122 सीटें मिली थी। उसे सरकार बनाने के लिए 41 और विधायकों का समर्थन चाहिए था। भाकपा, माले और मासस के 12 विधायक थे, मगर इन दलों ने दोनों गठबंधन से इतर तीसरे मोर्चे के निर्माण के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर दिया था। एक निर्दलीय विधायक ने भी तटस्थ रहने का फैसला सुना दिया था। उधर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ की यात्रा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए थे
और 27 फरवरी को उनके आवास पर राजग गठबंधन के नेताओं की 3 घंटे तक बैठक चली। नीतीश कुमार को राजग का नेता चुन लिया गया। तय हुआ कि अगले दिन 28 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने के लिए 41 और विधायक कहां से आएंगे? राजग में इसे लेकर माथापच्ची करने लगे। दूसरी ओर 27 फरवरी की हर रात मुख्यमंत्री आवास पटना में राजग गठबंधन ने राबड़ी देवी को विधायक दल का नेता चुन लिया और उसने भी अगले ही दिन 28 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और फैसला कर लिया। मगर सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा ना तो राजग के पास था ना ही राजद के पास। ऐसे में राजद और राजग दोनों की नज़र बाकी निर्दलीय और झामुमो विधायक पर थी। उसी चुनाव में झामुमो के 12 उम्मीदवार जीते थे। पार्टी के अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, किंग मेकर की भूमिका में थे। सबकी नज़र उन पर थी। इधर शिबू सोरेन अचानक पटना से निकल कर 27 फरवरी की रात दुमका आ गए थे। गुरुजी शिबू सोरेन को अलग राज्य से कम कुछ नहीं चाहिए था। उस समय दुमका में प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ उन्होंने कहा कि मुझे सूचना हुई और मैं उस रात दुमका शहर के खजुरिया मोहल्ले स्थित उनके आवास पहुंचा। बाकी पत्रकारों को उनके अचानक दुमका पहुंचने की या तो भनक नहीं थी या फिर उनसे मिलने की उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने तब पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी। कहा, जो मांझिया खुद के विषय में खुद को मुख्यमंत्री बनाएगा उसको समर्थन देंगे। उनका यह बयान बिल्कुल अप्रत्याशित था। उनसे इस पर मेरी लंबी बातचीत हुई। प्रदेश के सियासी हालात को लेकर उस समय सख्त थे। उन्होंने कहा, सीएम की कुर्सी के अलावा कोई भी मुद्दा मेरे मतलब नहीं रखता। हमें ना तो जैक झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिलिंग चाहिए, ना ही सड़क, हमें बस अलग राज्य चाहिए। और जब तक अलग राज्य नहीं बनता तब तक के लिए मुझे मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? गुरुजी ने ये कहा था। बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर सफलता और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति झामुमो की अत्यधिक राजनीतिक भूमिका के कारण गुरुजी काफ़ी आत्मविश्वास नजर आ रहे थे। उन्होंने बार बार यही दोहराया, दूध का झल्ला मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। हमें सभी दलों ने लगातार छला है, हमारे साथ हर बार विश्वासघात किया है। अब हमें किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब अगर कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो अलग राज्य की प्रक्रिया लटका दी जाएगी। इसलिए हम खुद की मुख्यमंत्री बनकर अलग राज्य की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं। सब हमको मांझी आदिवासी समझकर ठगना चाहते हैं। हम और ठगे जाने के लिए तैयार नहीं। सभी जाति के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा चुके हैं, तो फिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता? हम बिहार को 70% रॉयल्टी देते हैं। लालू प्रसाद यादव बताएंगे वह कितनी रॉयल्टी देते हैं। जब 30% रॉयल्टी देकर दूसरे लोग लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 70% रॉयल्टी देने वाले को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता? अगर राजग हमारा प्रस्ताव मान ले तो उसे भी समर्थन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि झारखंड में सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं। भाजपा वाले भी आदमी और हम भी किसी को अछूता नहीं मानते। गुरुजी की राजनीतिक कर्मभूमि थी और यहाँ से उनका गहरा लगाव रहा। वे जब भी दुमका आते एक राजनीतिक उत्सव का माहौल होता। उनके निधन से दुमका आज भी उदास है। क्या आपको पता है कि झारखंड की सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है? मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, उसे देखकर आप समझ जाएंगे। झारखंड सरकार की आय का बड़ा जरिया सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी है। इस मद से सरकार को उसकी कुल आय का 32.35%, सरकार को 24.21% की कमाई अपना टैक्स लाकर करती है। गैर कर से सरकार को 17.78% राशि मिलती है। सरकार को 11.73% राशि सहायता अनुदान से मिलता है। योजनाओं के सफल संचालन के लिए सरकार 13.76% राशि कर्ज लेकर जुटाती है। लेकिन इसमें भी एक बात है, झारखंड सरकार का सबसे बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो समाज कल्याण पर खर्च होता है। कल्याण और समाज कल्याण मद में सरकार सबसे ज़्यादा 17.47% खर्च करती है। शिक्षा के लिए सरकार ने बजट में
1% राशि का प्रावधान किया है। सरकार आगामी वित्त वर्ष में पंचायती राज समेत ग्रामीण विकास विभाग पर 11.39% खर्च करेगी। सड़क एवं परिवहन के मद में सरकार का खर्च 4.27% होगा। पेंशन में मद में इस बार सरकार कुल बजट 7% ही खर्च करेगी। हेल्थ और जो शुद्ध पानी होता है पेयजल के लिए इस बार सरकार 8.38% खर्च करेगी। सरकार के बजट दस्तावेज पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र जिसमें जल संसाधन भी शामिल है कुल बजट का 4.71% ही खर्च करेगी। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा खासा खर्च कर रही है, लेकिन पर्यावरण के मद में कुल बजट का 0.95% राशि ही खर्च करेगी सरकार। पर्यावरण पे मात्र 0.95%। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। जबकि बजट का 6.45% कर्ज चुकाने में खर्च करती है सरकार। कर्ज चुकाने में ही इनका 6.45% चला जाता है। सरकार ने अपना कर्ज चुकाने के लिए इस बजट में 6.45% राशि का प्रावधान किया है। ब्याज पर 4.37% खर्च होगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए बजट में 2.46% राशि का आवंटन किया गया है। पुलिस और आपदा प्रबंधन पर 2025-26 में 6.82% राशि खर्च होगी और भूमि राजस्व, श्रम, पर्यटन, IT और अन्य विभागों के जरिए सरकार 6.28% की राशि खर्च करेगी। और सबसे बड़ा ऐलान ये है कि शिक्षा बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने इस वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख और 30,000 रुपये से अधिक और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ 20 लाख 96,000 रुपये का बजट प्रस्तावित किया। कुल उधारी या उधार वह राशि है जो सरकार नए ऋण के रूप में लेती है, जो वर्ष भर में खर्च और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। राजकोषीय घाटा वह वित्तीय घाटा है जिसमें बताया गया है कि सरकार की आय उधार को छोड़कर उसके खर्च को पूरा करने में कितना कमी है। यह है 11,253 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ मुख्य ध्यान उधारी पर है। JSDCP सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये उसका डाटा 5,56,286 करोड़ यानी कि 2025-26 का बजट काल का है। झारखंड सरकार प्रति वर्ष लगभग 20,000 करोड़ का ऋण देती है। यह लगभग 1,667 करोड़ मासिक यानी महीने का और 55 करोड़ प्रति दिन होता है। 2025 तक झारखंड सरकार का कुल बंधक ऋण लगभग 1,35,000 करोड़ के बीच था। 2025 की जनसंख्या 4 करोड़ के हिसाब से है। झारखंड की अभी आबादी 4.01 करोड़ के आसपास है। तो अगर कुल कर्ज देखा जाए 1.35 लाख करोड़ रुपये, और तो एक बच्चे पे ये बनता है, जो आज बच्चा अगर पैदा हुआ तो एक दिन में उसके ऊपर 34,000 से 37,000 रुपये की लोड रहेगी। यानी बच्चा पैदा होते ही उसके ऊपर 34 से 37,000 रुपया कर्जा लग जाएगा। नमस्ते को क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? जोहारी बोलते हैं। अच्छा, तो तुम दादी की भाषा समझ लेती हो? हाँ। तो मैं जो बोलूँगी वो उनको समझा दोगी? अच्छा, उनसे पूछो कि सब कैसा चल रहा है यहाँ पे? बोरी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? बोरी पेंशन नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, पेंशन कोई नामदा तो बोलो नहीं बा बीएड पास करते इन बोल पढ़ाई थी कुछ ना बांग्ला दिन पढ़ाया। क्या कह रही हैं? सही बताना जो वो बोल रही हैं भाई। कुछ नहीं, बोरी नहीं आता है वो कैसे ठीक है सही ये जीरा क्यों बा क्या परेशानी है पूछो उनसे। जम ये करना पैसे कोई नहीं पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन नहीं मिल रही है। कहाँ बीएड पास थे तुम करना क्यों बांग भी करते हैं? नहीं समझ में आया तुम्हारे? आया क्या? नहीं घर नहीं पा रही है। नहीं घर हाँ, वो नहीं पाई ली मैं करा बा जेमन करंतो बम नाम करा बोरी कॉलोनी वाला घर नहीं मिला इसको। कॉलोनी वाला घर नहीं मिला, मतलब सरकार ने जो बोला था वो घर नहीं मिला। नहीं है जिससे वे सरकार की सुविधा को ले सके। उसकी स्थिति काफी दयनीय है।
यह समस्या मेरे समुदाय में वीडियो के लापरवाही के कारण मौजूद है। तोरा एकलाई था को एकलाई था की काज करो तोरा की काज करे प्लेट को जाई वाली करे नहीं तो रही मार मागिए खाई और कोनो नहीं काम नहीं करे तो तोर की कार्ड गिला छे कार्ड तो चार पाँच कार्ड আছে না তার কোনো कार्ड तो नहीं के और मिशन चल जानी हो नहीं बोला तर की बोलबो वृद्धा पेंशन मिले कि नहीं मिले अब विधवा पेंशन नहीं कोनो नहीं मिले तो एटार জন্য তোরা লেখা করাছ ও তো লেখা করালিস বাবা লেখা করে ফর্ম ভরে ভরে আনসালি যে যার এসে তাও কোনো নেই तो की চাইছো এখন তোরা सारे डाटा को देखने के बाद अब आपको क्या लग रहा है? मैंने जो सारा डाटा दिया आपको, इतना 1000 करोड़, इतना लाख करोड़ यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इसके लिए उसके लिए, लेकिन क्या धरातल पर वो सही है? क्या धरातल पर वो सारे चीज़ काम हो रहे हैं? वो सारे काम किए जा रहे हैं? देख कर तो नहीं लगता। वीडियो देखकर तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है आखिर। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। अगली वीडियो में इससे बड़ा खुलासा होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, वंदे मातरम।